को यहाँ पर रूल्स हैं, बेसिक राइटिंग अ फॉर्मूला इज मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, यानी कि वन सेंट्रल मेटल एटम अब है। मे बी मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स विल हो सकती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को बोलेंगे मोनो न्यूक्लियर एंटिटीज और कंपाउंड्स। Molecular coordination compound, we have to follow certain rules, and first rule is central metal atom. First is metal atom should be represented, मीन्स लिगेंड्स लिखने से पहले सबसे पहला काम आपको का होगा कि सेंट्रल मेटल एटम को सबसे पहले आप लिखिए लिगेंड्स, एंड इफ मोर टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर, सिंगल लिगेंड्स के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे। इफ ligands are, then should be in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तौर पे अगर मुझे एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लोरीन को एंड आयोडीन को लिखना है, मान लीजिए सारे लिगेंड्स मौजूद हैं किसी एक ही सेंट्रल एटम में, तो हम अल्फाबेटिकली सबसे पहले आपका बी आता है, देन सी, एंड लास्टली ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ सच bromine will be written first, chlorine, and then iodine. Ligands are case ligands will be there, so there is no any problem. But if more than one type of ligands are, you have to follow the alphabetical order. For example, bromine first alphabet, chlorine C, iodine is a single alphabet. These cases follow this alphabet name. Okay. In this of some ligands are, some may be in neutral form, so you have not about their charges and magnitude of charge. ऐसा नहीं होगा किसी पर डबल पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस दे दें, या आपके एनायंस को पहले लिख दें या न्यूट्रल एटम में लिख दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, चार्ज का यहां पर कोई भी रूल नहीं होगा। लिगेंड से अल्फाबेटिक है ना, अल्फाबेटिकली in case the first term स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था इसका, CH2
CH2 diamine N acetate था CH2 COO minus CH2 CO minus CH2 COO minus 2 COO minus. It is an EDTA. So थर्ड रूल हमारा ये कह रहा है if polydentate ligand are there, order will be followed. Again, in most of the case, for example, यहां देखें तो ये इतना बड़ा नाम है, ये केमिकल फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में तो लिखने नहीं जाने वाले हैं, बहुत बड़ा है ये, लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसी को बोलते हैं एब्रिविएशन, एब्रिविएटेड. सो इन केस of polydentate ligands or any ligand having a very bulkier formula, it could not be in your coordination sphere, but you have to write in that case form will be first letter of this form, first letter of this will be assumed as, will be taken as alphabetical order. करके देखते हैं इसे. मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड जहां पर आपको ब्रोमीन भी लिखनी है, you have to represent your bromine, you have to represent your, and unfortunately EDTA is also there, EDTA, multiple type are here. ऑब्वियसली ब्रोमीन तो छोटा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सिंपल वे में लिखेंगे. क्लोरीन भी लिख सकते हैं, बट ईडीटी जब इन्हें किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखना होगा तो ऑर्डर क्या होगी. अब इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट तो यहां लिखने वाले नहीं है, सो वी विल यूज द एब्रिविएटेड फॉर्म, एंड इन दिस एब्रिविएटेड फॉर्म द फर्स्ट लेटर will be treated as a name alphabet or naming alphabet. So we will follow the basic alphabet. Since B come in alphabetical series before E, so B, C, E and I, it means that पहले ऑर्डर पे आपका आएगा यहां पर ब्रोमीन, नेक्स्ट पे आएंगे क्लोरीन, थर्ड सीक्वेंस पर आपका होगा EDTA एंड फोर्थ सीक्वेंस पर होगा आपका आयोडीन. मीन्स यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, and in these alphabetical orders there are no any role of charges, चार्ज का कोई रोल नहीं होने वाला है. अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड है, बल्क लिगेंड है, मीन्स साइज ऑफ लिगेंड इज लार्जर and it's so large that it could not be written coordination sphere, in that case short form will be used or abbreviated form will be used. EDTA is abbreviated form or a short form of ethylene diamine tetraacetate. So in that case, first alphabet of this abbreviated form will be treated as a main alphabet. Rest ligands will be written in letters. Vertical series B come before. Bromine will be written first, then chlorine, then EDTA, or iodine. So this is your basic formula you have to follow. Okay. Formula of entire coordination entity, whether charged or not, is in closed square bracket.
यहाँ पे जो भी सारे फॉर्मूले हैं उन्हें हम एक स्क्वायर लिखने वाले हैं, हमेशा एक आदत डालेंगे, कभी इनको ओपन में नहीं लिखेंगे हम। जैसे अगर हम बार बार एक एग्जांपल दे रहे थे पोटेशियम फेरोसाइनेट का, तो अगर आप बात करें Fe6 था, तो आप इसे हमेशा एक ब्रैकेट में लिखते थे, and K4 will be outside the bracket. So entire coordination sphere, and coordination sphere atom, including your ligands, inside this square bracket, it is a coordination sphere, and if any counter ion is there, suppose there is a chlorine, sorry, counter ion, so it will be written outside this coordination sphere, outside of this square bracket structure. Again, there should be no any space. स्पेस को हमें यहां नहीं रखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको इस तरीके से लिख दे K4FeCN6. This is a wrong form of writing. You will not left any space. ये स्पेस नहीं होना चाहिए. During writing chemical formula, there will be no any space inside your coordination sphere and outside in between your counter ions. जो भी हमारे काउंटर आयंस हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता K4 को बहुत दूर आप लिखें, करके लिखना है. There will be no any space left between these ions. Okay, sometime ऐसा होगा कि आपके पास कुछ होंगे, ठीक है ना. तो न्यूट्रल एटम के चार्ज के केस में तो आप उसे चार्ज वहां पर रिप्रेजेंट करते हो. चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के केस में अगर हमारे पास इसके ऊपर कोई चार्ज है, आयन फॉर्म में आप लिख रहे हो, तो इनके चार्ज को इसके ऊपर जरूर लिखेंगे हम, ठीक है. तो स्पेस को हम लिखते हैं कि स्पेस नहीं हो. नेक्स्ट, चार्ज will be represented on ions if it is represented in ionic form. जैसे हमने यहाँ पर लिखा K4FeCN6, यहाँ हमने चार्ज नहीं लिखा, बट अगर आपको FeCN6 लिखना है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते FeCN6 और ब्रैकेट में. दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मेट. क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल हो ही नहीं सकता. न्यूट्रल कब था? जब 4 potassium counter ions were attached with your coordination sphere. In that case, this entire molecule was neutral. But if your coordination sphere is written here, only central metal atom and corresponding ions are there, then there should must be charge को लिखना पड़ेगा. 4 पोटेशियम है जो कि मॉलिक्यूल, तो 4 यूनिट पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर -4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. So you will always write the charge if any charge exists. Another rule is that if any abbreviated form you are using, in that case, if short form or abbreviated form is used to represent the corresponding ions, then they will be written in small bracket. आपको उनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होगा. स्मॉल ब्रैकेट के लिए एक रूल और भी है, और रूल ये कहता है कि इफ योर लिगेंड इज अ पॉलीएटॉमिक, if ligands are polyatomic ion,
those cases, they will be also represented by using small bracket, इस तरीके का। जैसे आपने यहीं पर देखा, FECN6 को लिखते समय हमने ओपन में नहीं लिखा है, इसको ब्रैकेट, यानी कि अगर आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक आयंस है, लिगेंड्स है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सबसे पुराना एग्जांपल आपने लिखा था COCl2 NH3 and it was 4. That is a special coordination sphere. आप गौर से देखें तो हमने क्लोरीन के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मोनो एटॉमिक आयंस नहीं है। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस और पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स, स्पेशली जब कोई एब्रिवेटेड फॉर्म भी यूज हो रहा हो तो भी आपको इसे फॉलो करना होगा। तो हमने NH3 को ब्रैकेट में लिखा, अमोनिया को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसे कहीं पर आपको मिलेगा H2O और आपको दिखेगा कि उसे ब्रैकेट में लिखा गया है। ऐसे ही EDTA है, एक से ज्यादा संख्या होगी, इन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे। पर आपने क्लोरीन के लिए नहीं लिखा। अगर आपके पास क्लोरीन है, फ्लोरीन तो जनरली मिलेगा नहीं, ब्रोमीन है, आयोडीन इज देयर, इन दैट केस यू विल यूज ब्रैकेट का रूल। क्या कर रहा है? इनसाइड योर स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई मोनो एटॉमिक आयन है तब तो ब्रैकेट नहीं लगेगी। आयन पॉलीएटॉमिक, वेदर दे आर चार्ज, यू विल यूज योर, अगर एक से ज्यादा है तो, अगर सिंगल होता तब तो कोई जरूरत ही नहीं होती यहाँ पे। जैसे सिंगल NH3 तो से सिंपल में छोड़ देते हैं हम, बट अगर एक से ज्यादा है, you will write, represent these ligands in your small brackets. तो अगर वाटर आपको कहीं पर दिख जाए तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा, साइनाइड आयन कहीं पर दिख जाए तो ये ब्रैकेट में मिलेगा, इथिलीन डाइमीन EN के फॉर्म में दिख जाए ये भी आपको ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। So these are the some basic formula rule you have to follow during writing of your coordination compounds, and you will follow these entire rules. Okay. Next one is charges of cation is balanced by charges of anions. ये तो न्यूट्रल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ क्लास 9th में ही कि मॉलिक्यूल्स आर जनरली न्यूट्रल इन केस। इट मींस दैट जितना भी चार्ज यहां पर है, किसी, मान लीजिए कि यहां पर देखें तो अमोनिया तो न्यूट्रल चार्ज है, 2 क्लोरीन एटम्स आर नेगेटिवली चार्ज, एंड कोबाल्ट, अगर कोई काउंटर आयन यहां पर हो, जैसा कि होगा भी, तो हमें टोटल चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का 0 रखना है। मीन्स जितना आपके काउंटर आयन के चार्ज होंगे, अगर हम इनडायरेक्ट लैंग्वेज में कहें तो टोटल चार्ज ऑन काउंटर आयंस प्लस टोटल चार्ज ऑन योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 हुआ करेगी, कभी उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर वो 0 नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, आपने रिप्रेजेंटेशन में कोई गलती की हुई है, आपको उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है आपने क्लोराइड या ब्रोमाइड्स या करस्पॉन्डिंग लिगेंड्स, जो कि आयनिक लिगेंड्स है स्पेशली, न्यूट्रल के साथ तो प्रॉब्लम नहीं होना है। इसका सिंपल सही मतलब है कि आयनिक लिगेंड्स की संख्या आपने गलत लिखी है, या फिर उनके चार्ज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, काउंटर आयंस की संख्या को या उनके चार्ज को गलती करके लिखा गया, और इसलिए ऐसा पॉसिबल है। So total charge will be always equal to 0. A total charge means charge on your counter ions
एंड चार्ज ऑन योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सबको जोड़ दिया जाए तो एग्जाम्पल देखते हैं हम पुराना वाला एग्जाम्पल अपना। अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो कहेंगे टोटल जो पोटेशियम फेरोसाइनेट है इट इज न्यूट्रल। 4 पोटेशियम अगर आयोनाइज्ड होंगे तो 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इसका मतलब है कि जो फेरोसाइनेट आयन है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर -4 यूनिट ऑफ चार्ज होगा। यहां से आपको पता चलेगा। अब हमने क्या कहा, टोटल चार्ज इज बैलेंस, इट मींस जब काउंटर आयंस इसके साथ जुड़ेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, +4 -4 इक्वल टू 0। तो हमें टोटल चार्ज की वैल्यू हमेशा 0 रखनी है। यू हैव टू फॉलो दिस सम बेसिक्स रूल्स हैं और कुछ नहीं है, ये आपको इन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सो फॉर्मूला हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहला चीज तो ये है कि सेंट्रल मेटल एटम को आपको सबसे पहले लिखना है। इफ मोर देन 1 ligands आर देयर, in that case alphabetical order will be followed. If single type of ligands is there, सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड्स के लिए हम लोगों ने टर्म यूज किया था होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट मींस दैट इफ होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर देयर, ओनली सिंगल टाइप ऑफ ligands are there, so there is no problem. If heteroleptic complexes are there, means more than one type of ligands are there, in that case during writing their chemical formula you have to follow some basic principle, and that is the names of every ligand will be written in their alphabetical order. First alphabet of name of that particular ligand will be treated during writing their sequence. So alphabetical order will be followed. There is no any role of charge during writing of such type of orders. If complex or a polyatomic ligands are there, in that case short form or abbreviated form will be used, and in those abbreviated form first alphabet of that particular abbreviate will be treated, and it will be decided, order will be decided on the basis of first alphabet of this abbreviated form. तो शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख रहे हो तो आपको उसका ध्यान रखना है। There will be no any space between these any counter ions, the central metal atom or ions and the ligands. Charges, if any charge are there, that is in coordination sphere or counter ion, especially when you are writing in a ionized state, it will be always represented. And if short form is used or any ligand is having polyatomic ions or more than one type of atoms, in that case a small bracket will be used, especially in those cases where number of that particular ligand is more than one. During writing of that a chemical formula of that particular ligand, if more than one atoms are there, then also small bracket will be used by during representing that particular reagent. For example, if you look here, chlorine is a single atom, so chlorine, fluorine, bromine, iodine has a single atom, no bracket is required. But in case of water, 3 atoms, especially 2 atoms of hydrogen and 1 atoms of oxygen are there. Although it is in a neutral condition, but now it during representing this water molecule, a small bracket will be used. Similarly, in case of ADTA, it is an abbreviated form of ethylene diamine tetraacetate. You will use small bracket. In case of cyanide, it is an ion. देखो यहाँ न्यूट्रल था, आयन है, तो इनको हमें लिखना होगा। इनका एथिलीन डाइमीन, इसको इस तरह से लिखते थे हम लोग, NH2, CH2, CH2 and NH2, इस तरीके से। तो यहां पर आप देखें तो ये डाइडेंटेंट या बाइडेंटेंट लिगेंड था। अब इनको लिखने के लिए क्या तरीका है, या तो पूरा पूरे फॉर्मूला लिख दें, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होना है इसका फॉर्मूला को लिख पाना। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इसके लिए EN टर्म यूज करेंगे, बट चूंकि EM इज अ
Abbreviated form, small bracket. Next is certain IUPAC you have to follow for naming of such type of compounds, especially the mononuclear coordination compounds are in our syllabus. Mononuclear means having single central metal atom. अगर एक से ज्यादा होते तो उन्हें पॉलीन्यूक्लियर बोलते। ऐसे किसी कंपाउंड का स्टडी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम उनके लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करेंगे। नौ, सबसे पहली बात कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ इंपोर्टेंस ऑफ आईयूपीएसी, क्योंकि हर कोई किसी कंपाउंड के एक अलग नाम दे, इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली फॉर स्टूडेंट, फॉर रिसर्चर्स belonging to different location. It will be more complicated to understand the basic name and their chemical formulas, and that is why IUPAC has decided certain basic rules you have to follow by naming of such coordination compound. So there are certain basic principles which will be followed while naming the coordination compound. And the first rule is cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. क्या है ये टर्म, पहले से नोट कर लीजिए। आपके पास कैटायंस होंगे, जब भी आप कोऑर्डिनेशन एंटिटीज लिखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ कैटायंस होंगे। आपके पास दो तरीके के कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। कई बार एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा जो पॉजिटिव चार्ज हो, इनके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज मिले, या कई बार ऐसा भी है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके ऊपर एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज मिले। हमें इससे ध्यान नहीं रखना है। अगर मैं किसी आईयूपीएसी नेमिंग कर रहा हूं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो हमें क्या करना है, योर कैटायन विल बी रिटन फर्स्ट। आपने ये नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने जब भी फॉर्मूला लिखा था तो क्या लिखा था, NaOH लिखा था आपने, कहीं आपने OH Na तो नहीं लिखा। तो ये बेसिक सब पुराना ही रूल है, बस आप इसे इंडायरेक्टली फॉलो कर रहे थे। सोडियम इज कैटायन, OH एनायनिक फॉर्म था, ये एनायनिक है, ये कैटायनिक फॉर्म है, आप इसे नहीं लिखते हैं। ये आपके जनरल प्रैक्टिस थी इससे पहले तक। ड्यूरिंग राइटिंग IUPAC नेम of coordination compound, these rule will be followed, means your cation will be written first in coordination sphere। और यहां ध्यान से देखना है कि आपको कैटायन को लिखना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देख करके ध्यान लगा रहे हो, नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब भी मैं नेम करूंगा तो आपके कैटायन का नाम सबसे पहले लिखूंगा। यहां पर अगर कोई कैटायनिक चार्ज होता तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। नेक्स्ट इज लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चूंकि हमने लिगेंड्स का रिप्रेजेंटेशन इस इसमें किया हुआ है, तो आपके जो लिगेंड्स हैं इनके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। ओके, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये ठीक वही प्रोसीजर है जो आपने इनके केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए देखा हुआ था, उनको आपने लिखा हुआ है। अब एक चीज यहां पर ये है कि अगर आपके लिगेंड्स जो हैं, इफ लिगेंड्स इज इन नेगेटिव चार्ज, दैट इज anion, so in case of anion, term O will be added at their ends। ठीक है ना, जो भी आपके एनायन है, अगर लिगेंड्स एनायन है तो इसके लास्ट में आपको O ऐड करना है। जैसे क्लोरीन को आप क्लोरो लिखते हो, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखोगे, नाइट्रेट को नाइट्राइटो लिखोगे क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज्ड है।
एसीटेट को एसीटेटो लिखेंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3COO माइनस, इट इज एन एनायनिक फॉर्म, इट इज एसीटेट आयन, नाम क्या है इसका, एसीटेट आयन, बट IUPAC में आप इसे लिखेंगे एसीटेटो। इन्हें हमने एसीटेटो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मींस ओ टर्म आप यूज करेंगे कब, व्हेन योर लिगैंड इज इन नेगेटिव, दैट इज इन एनायनिक फॉर्म। सो ओ टर्म का यहां पर यूज किया जाएगा। Those of neutral and cationic ligands are named except aqua for, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कि आपको कुछ स्पेशल रूल यहां पर फॉलो करना है, जैसे कि जो न्यूट्रल में अगर आपके पास वाटर है तो आप उसके लिए एक्वा टर्म यूज करोगे, अमाइन फॉर NH3, कार्बोनिल के, कार्बोनिल जो CO मॉलिक्यूल है आपका उसके लिए NO नाइट्रोसिल, while writing the formula of coordination entities, these are enclosed in brackets, आप इनको एक ब्रैकेट के फॉर्म में यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पे कि names of anionic ligands ends with O, those of neutral and cationic, उनके लिए कोई खास रूल नहीं है। ligands are named except aqua for, वाटर के लिए, कुछ के लिए तो सीधे सीधे उनके नेम यूज किए जाएंगे, बट कुछ ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल नेम, जैसे कि वाटर के लिए यहाँ पर एक्वा टर्म यूज करेंगे, अमाइन फॉर NH2, CO के लिए कार्बोनिल, नाइट्रोसिल फॉर NO, इस तरीके के नेमिंग हम करेंगे। और उसके लिए हम हमेशा while writing the formula of coordination entities, these are enclosed in brackets, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में जितने सारे लिगेंड्स का नाम आप लिखेंगे उनको आप इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कुछ देर और समय है। थर्ड रूल है आपके पास, और वो है कि प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई, इट इज यूज टू इंडिकेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अगर लिगेंड्स की संख्या एक से ज्यादा है, ठीक है ना, अगर लिगेंड्स केवल एक है, वन लिगेंड्स आर देयर, तो आप इसके लिए टर्म यूज करेंगे मोनो। ऐसे ही डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, इस तरीके के अल्फाबेटिकल टर्म्स आप यूज करेंगे कब, व्हेन मोर देन वन लिगेंड्स आर देयर, अगर लिगेंड्स की संख्या एक से ज्यादा है तो हम ये टर्म उनके लिए यूज करेंगे, और ये हमेशा लिगेंड्स की नेम से पहले लिखे जाएंगे। मींस मोनो, डाई, ट्राई विल बी रिटन एज अ प्रीफिक्स, मींस बिफोर नेम ऑफ लिगेंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एसीटेटो है और 3 एसीटेट मॉलिक्यूल है तो हम लिखेंगे ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, यानी एसीटेटो ट्राई में लिख करके ट्राई एसीटेटो, ये प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जाएगा, लिगेंड्स की नेम से ठीक पहले लिखा जाएगा इसे। तो ये हो गया आपका ट्राई एसीटेटो। इस तरीके से आप इनकी नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मोनो, डाई, ट्राई, इन तरीके के टर्म्स का यूज करेंगे कब, जब आपके पास लिगेंड्स की संख्या एक से ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल cation or anion, metal ion is written in रोमन न्यूमेरल्स। अगर आपके पास, जैसा आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पीछे हमने सीखा हुआ था, हमने प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम और आयन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, भाई वहां तो आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहे तो लिगेंड के भी कर देंगे, पर बेसिकली ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं है क्योंकि लिगेंड्स लिमिटेड नंबर में है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा, आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर देयर। सो इन दैट केस आप वहां देखेंगे कि एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने को, कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा।
तो उसके लिए रोमन अल्फाबेट्स एंड रोमन न्यूमेरिक का यूज करेंगे हम वहां पे। जैसे कहीं पर अगर आपने देखा कॉपर, और कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मिला, तो इसे हम Cu कॉपर एंड रोमन में इसके सामने 1 लिखेंगे और इसे ब्रैकेट में लिख देंगे हम। मीन्स इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है, या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दैट इज द +1। ओके, सो आई थिंक चूंकि क्लास शुरू में थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से देर से शुरू हुआ, हमने कंप्लीट किया हुआ है 11:45 तक, 5 मिनट एक्स्ट्रा। आप उसमें जुड़िए। फिर कोई प्रॉब्लम है जितना मैंने आज, एनी प्रॉब्लम, द टॉपिक डिस्कस, एनीवन, अनम्यूट योर माइक।